एपिसोड 45 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन के लोगों को डूचैन के कमरे में से एक सुरंग मिलती है। इसके बाद सीन उस सुरंग पर जाती है जहाँ वो लोग सुसिन के आने का वेट कर रहे थे। तब ओल्ड हुआंग मसाल को हाथ में पकड़कर उस सुरंग में एंट्री करते हुए बोलता है, बॉस ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि स्काई फैक्शन में इस तरह की खुफिया सुरंग होगी। तब सुसिन कहता है, अगर उस डूचैन की इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करें तो उस सेंट युआन का खजाना इसी एरिया में कहीं छुपा होगा। लेकिन वो डूचैन जिसका सेंट युआन से रिश्ता था वो तो ऑलरेडी मर चुका है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उस मास्टरमाइंड का भी सेंट युआन से कोई रिश्ता हो और वो डूचैन शतरंज के प्यादे की तरह उस मास्टरमाइंड के लिए कुर्बान हो गया हो। आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन? साला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इस चाइनिंग सिटी का है या कहीं और का। इसके बाद हुआंग बोलता है, बॉस इस जगह को देखो बॉस, ये जगह तो इतनी बड़ी है कि हजारों लोग इसमें एक बार में आ सकते हैं। इसके बाद वो जियान उससे पूछती है, फैक्शन मास्टर सू आपको क्या लगता है इस समय हम कहाँ पर होंगे? तब सुसिन बोलता है, मिस जियान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ्लोरी सिटी ठीक हमारे ऊपर होनी चाहिए। फिर ओल्ड हुआंग बोलता है, बॉस जरा इधर देखिए, किसी ने पहले ही एक टोकन वहाँ ऑलरेडी सेट कर दिया है। इस टोकन को देखकर वो दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तभी गुफा से कोई हंसते हुए बोलता है, अरे वाह क्या बात है, हमने बिना किसी एफर्ट्स के उस खजाने की लोकेशन को इतनी आसानी से ढूंढ लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह तो हमेशा से ही हमारे पैरों के नीचे था। फिर वो फैंग आगे आकर बोलता है, सुसिन तुम इस बारे में अब क्या कहना चाहोगे? तब सुसिन कहता है, अबे साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टॉक करने की? फिर वो चच्चा बोलता है, फैक्शन मास्टर सू आपने उस समय भले ही खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप हम सब में से मोस्ट सस्पिशियस आदमी थे, इसलिए मैंने ही इन सभी को आज रात तुम्हें स्टॉक करने के लिए बोला था। तब वो फैंग कहता है, फैक्शन मास्टर सू मुझे तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि आप हमें इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हो। फिर हुआंग बोलता है, अबे साले अपनी बकचोदी बंद कर, तू पहले हमें ये बता आखिर तुम लोगों ने इस एरिया में एंटर कैसे किया और हमारे फैक्शन के जो लोग बाहर खड़े थे वो कहाँ पर है? तब फैंग हंसते हुए बोलता है, अरे ओल्ड हुआंग वो सब के सब इतने वीक थे कि वो सिर्फ मरना ही डिजर्व करते थे, इसलिए मैंने उन सभी की जान ले ली। ये सुनकर वह हुआंग अपने लोगों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, पर सुसिन उसे कुछ करने से पहले ही रोक देता है। फिर फैंग कहता है, बहुत बढ़िया फैक्शन मास्टर सू, ये बहुत ही अच्छा है कि तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स पता है। फिर इसके बाद चचा कहता है, तो भाइयों हमें इस खजाने के बारे में अब पता चल ही गया है और अगर हम इसी तरह आर्ग्यू करते रहेंगे तो हम में से कोई भी इस खजाने के कमरे में एंटर नहीं कर पाएगा। तो इस डोर को ओपन करने से पहले मेरा सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा सजेशन है, हमें यहाँ के लोकल फैक्शन मास्टर को इसमें अंदर जाने के लिए अलाउ करना चाहिए, लेकिन उनके फैक्शन मेंबर्स अंदर तभी जा सकते हैं जब वो किसी आइटम को चुराने की कोशिश न करे। तब वो फैंग और गोंग दोनों इस सुझाव के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वो होंग कहता है, बॉस हमें क्या करना चाहिए अब? तब सुसिन कहता है, मैं भी तुम्हारे डिसीजन से सहमत हूँ, तो ठीक है तो तुम सब पहले जा सकते हो। फिर वो चचा अपना टोकन निकालते हुए बोलता है, तो भाइयों आप सभी के सभी अपने टोकन्स को इस जगह पर लगा दे। इसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी चाबियों को लेकर उसकी जगह पर लगाकर उसे कंप्लीट कर देते हैं। इसे लगाने के बाद वह डोर ओपन हो जाता है। फिर वह जियांग बोलता है, अरे भाई युआन जल्दी चल। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाने के लिए हड़बड़ी करने लग जाते हैं। तब सुसिन सोचता है, ये सब का सब बहुत ही स्मूथली जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही है, पर वो क्या हो सकती है ये मुझे जरूर पता करना पड़ेगा। इसके बाद जियांग बोलती है, फैक्शन मास्टर सू जब तक हम यहाँ हैं हमें भी अंदर एंटर कर लेना चाहिए। फिर वो फैंग अंदर जाकर बोलता है, अरे ये क्या मैटर है, आखिर वो खजाना है कहाँ पर? मुझे तो यहाँ किसी तरह का खजाना नहीं दिख रहा। फिर वो चच्चा बोलता है, अरे मोटी बुद्धि तूने क्या अपनी लाइफ में कभी आर्य फॉर्मेशन नहीं देखा क्या? जब कोई आदमी पेरिमोडियल स्पिरिट रियलम में पहुंच जाता है तो वो अपनी पेरिमोडियल स्पिरिट का यूज करके किसी भी तरह का एरे फॉर्मेशन बना सकता है। तो इसमें ऐसे चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह वो जगह है जहाँ सेंट युआन ने अपना खजाना छुपाया है और अगर हमसे कुछ भी गड़बड़ होती है तो शायद वो खजाना बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मेशन एरे इसलिए बनाया है ताकि कोई भी उस खजाने तक इतनी आसानी से ना पहुंच सके। तब वो फैंग कहता है, अरे ओ चचा मैं सब जानता हूँ, वो थोड़ा मैं खजाने के चक्कर में भाग गया था, वरना क्या ये फॉर्मेशन मेरे सामने। उनकी बातों को सुनकर उस सुसिन के दिमाग में एकदम से घंटी बजती है, अरे यार मैं इसे कैसे अनदेखा कर सकता हूँ, ये तो सभी की सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर वो उससे बोलता है, अरे ओ चचा आखिर इसके बाद तुम्हारी क्या स्कीम है? मुझे पता चल गया है कि वो मास्टरमाइंड तुम ही हो जो शुरू से ही इस खजाने को खोज रहा है और वो 5वां टोकन जो वहाँ पहले से ही लगा था वो भी तुमने ही लगाया था और इसके अलावा जिसने उस झैंग को मारा है वो भी तुम ही हो। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।
एपिसोड 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चच्चा पर मास्टरमाइंड होने का और जैंग की मौत का दावा कर देता है। इसके बाद हमें उन सभी को दिखाया जाता है। फिर वो मैंग हंसते हुए कहता है, सुसिन तुम सच में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझे सच में पहचान लिया, पर इसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। तब उसकी बातों को सुनकर उस जियान को भी शौक लगता है। फिर वो युआन बोलता है, ओ चचा, ओ झोपड़ी वाले चचा, क्या तूने सच में हमारे भाई जियांग को मारा है? फिर वो जियांग बोलता है, जियांग लिंग, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये सेक्ट के पास इतनी काबिलियत है कि वो जियांग ननवे की 3 लेगेसी फैमिली से लड़ सके? तब सुसिन कहता है, मुझे तो ये लग रहा है कि इस मैटर का ये सेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो होल मास्टर लिंग और डोंग, हमें सच सच बताओ कि क्या है तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुम दोनों सिर्फ मामूली से होल मास्टर और गिल्ड मास्टर हो। फिर वो फैंग सोचता है, ये बताना तो बहुत इम्पॉसिबल था कि कोई इसमें इन्वॉल्व है, पर फिर भी मैंने अनुमान लगा ही लिया था कि कोई तो है जो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, पर वो ये चच्चा होगा, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर सुसिन बोलता है, अब आगे तुम्हें अपनी पहचान छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तो तुम दोनों हमें सीधे सीधे बता दो आखिर तुम हो कौन। तब वेगोंग हंसते हुए बोलता है, जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट था, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बाय द वे, उस 3 गिल्ड और 4 फैक्शन के अंदर हमारी वैल्यू एक साधारण से कल्टीवेटर के सिवाय और कुछ नहीं है, इसलिए इस कल्टीवेशन की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ साथ आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए, तभी आप ग्रोथ कर सकते हो। फिर वो चच्चा बोलता है, चलो ठीक है, मैं फिर से अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मेरा नाम है जियांग लिंग, और जब मैं यंग था तब उस सेंट युआन ने ही मुझे अडॉप्ट किया था। मैं उसका पाला हुआ 93 नंबर का बेटा हूँ, पर मेरी बॉडी वीक होने के कारण मुझे ये सेक्ट में भेज दिया गया था, और लकीली उस ट्राइनिटी डिवाइन हीलर के ट्रीटमेंट से मैं जल्दी ठीक हो गया। फिर इसके बाद गोंग बोलता है, अगर मैं अपना परिचय दूं तो मैं सेंट युआन के एक डिसाइपल का बेटा हूँ, लेकिन मेरा बाप उन सभी डिसाइपल्स में से कमजोर होने के कारण उस लड़ाई में मरते मरते बच गए थे। उन दोनों की स्टोरी सुनकर जियांग और युआन को शोक के मारे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तब सुसिन कहता है, अच्छा तो वे सभी रूमर्स जिसमें झाओ कोर्ट ने सेंट युआन को मार दिया था, तो वो सभी के सभी सच थे, पर यह भी एक मिरेकल है कि तुम दोनों के दोनों उस खून खराबे से बहुत ही अच्छे से बच गए। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम वरदान सोर्ड सेक्ट और एलिगेंट सेक्ट के साथ सिर्फ खजाने के लिए ही अपनी लाइफ क्यों रिस्क में डाल रहे हो? तब वो चचा कहता है, हम कैसे मौत से डर सकते हैं? मेरे बाप ने उस आधे हिस्से को आसानी से जीत लिया था जो अभी भी हमारे झाओ कोर्ट के कब्जे में है, पर डी हाउडियन और डी फैमिली, इसकी वजह से वो सब मेरे बाप से नफरत करने लगे थे। तब जियांगनान की 3 ग्रेट फैमिलीज और कुछ असैसिन के साथ मिलकर उन्होंने मेरे बाप को धोखे से मार दिया, और यही वजह है हम उन सबसे अलग हो गए। लेकिन वो अब डी हाउडियन पूरी तरह से बुढ़ा और बेकार हो चुका है, और यही सही टाइम है उससे हमारा बदला लेने का। तब सुसिन उसकी बात सुनकर अपना मत्था पकड़कर बोलता है, अरे भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में? क्या इस राइटर को ये लिखना जरूरी था? फिर वह गोंग पूछता है, सुसिन मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुझसे जरूर पूछना चाहूंगा, तो ये बता कि मैं तो इस चाइनिंग सिटी में ही बड़ा हुआ था, कोई भी मुझ पर शक नहीं कर सकता था कि मैं इस सीनियर जियांग के साथ हूँ, तो तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? फिर वह सुसिन बोलता है, देख भाई गोंग, सीधी सी बात है, मैंने तेरे काम करने का तरीका देखा है, तुम्हारे थॉट्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और तुम कभी भी किसी पर रहम नहीं करते, पर इस मैटर पर तुम्हारा तरीका, तुम्हारा हाव भाव सब बदल चुका था। तो क्या वो तुम नहीं थे जिसने इस फैंग को मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए अरेंज किया था, और जब मुझे फ्रेम कर लिया गया था तब तू ही मुझे टारगेट करने के लिए बहुत सी रीजन देने लग गया था? मुझे इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता अगर ये मैंग ऐसा करता तो, लेकिन तुम ये सब करने में इतने एक्साइटेड थे कि तुम्हें खुद को नहीं पता था कि इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अगर इन सिचुएशंस को देखें तो इससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे। तो तुम्हें क्या लगता है ये सभी के सभी कोइंसिडेंस हो सकते हैं? फिर वो चचा हंसते हुए बोलता है, वाह भाई फैक्शन मास्टर हूँ, मान गया भाई तने, पर मेरा एक क्वेश्चन और है, ये बता तू और क्या क्या जानता है हमारे बारे में? फिर सुसिन कहता है, तुम दोनों के पास 2 से भी ज्यादा टोकन्स थे, मे बी ये 3 या 4 भी हो सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को सुनकर वैगोंग बोलता है, वाह भाई सुसिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे इतना सब कुछ पता होगा, मैंने तुझे सच में बहुत ही कम समझा, और हाँ सच में हमारे पास स्टार्टिंग से ही 4 टोकन्स थे। फिर वो मैन कहता है, बिल्कुल सही कहा तूने, उन टोकन्स को इतने सालों से मैनेज करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो लास्ट टोकन उस एलिगेंट सोर्ड सेक्ट के पास था, इसलिए हमें उसे चारा डालकर बाहर निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर वो फैंग सोचता है, हमारे वरदान सेक्ट को ये टोकन्स तो अभी फिलहाल ही में मिले थे। तब सुसिन उस चचा से कहता है, तुम्हारा इरादा उस वरदान सेक्ट को एक टोकन देकर उस एलिगेंट सेक्ट के साथ लड़ाई करने का था। तो मैं जानता हूँ कि इन दोनों के बीच किस रीजन की वजह से लड़ाई चल रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इस जियांगनान वे की इस 3 लेगेसी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व किया? इनका तो मुझे फ्रेम करने के अलावा और कुछ भी यूज नहीं था। फिर वो जियांग बोलता है, हाँ मुझे भी इसका आंसर चाहिए कि तुमने हमें इन्वॉल्व क्यों किया और हमारे
अरे भाई जैंग, उसको क्यों मारा? फिर वो चचा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी इनोसेंट्स हो? वो तुम्हारी फैमिली ही थी, इसने सबसे पहले मेरे बाप को मारने का प्लान किया था। फिर वो फैंग हंसते हुए बोलता है क्या हुआ अगर तुम दोनों ने हमें चारा बनाया तो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? इसके बाद वो चचा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम सभी के सभी लोंडे मेरे सामने एक मामूली सी चींटी के सिवा और कुछ नहीं हो। इसके बाद तीनों एकदम बोलते हैं अरे ये तो डिवाइन प्लेस ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर है। इसके बाद वह गोंग भी हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम के स्पिरिचुअल लेवल पर था। पर तभी हम देखते हैं वह कमरा धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर वो गोंग कहता है हमारा ये ट्रैप अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और ये कमरा पूरे घंटे के लिए सील हो चुका है, तो तुम लोग अब यहाँ से भागने की भी मत सोचना। फिर वो जियान सोचती है टू ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टिवेटर्स, ये फाइट बहुत ही मुश्किल होने वाली है। फिर इसके बाद वो टाई डर के मारे बोलता है और मास्टर जियांगलिंग, हमारे आयरन गिल्ड का आपके इस रिवेंज प्लान में इन्वॉल्व होने का कोई इंटेंशन नहीं है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं इस बात को मरते दम तक लीक नहीं करूंगा। फिर वो मैंग कहता है बिल्कुल सही कहा, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपना मुंह बंद रखेंगे। फिर सुसिन उस चच्चा को घूरने लग जाता है, तब वो चच्चा अपनी तलवार निकाल कर बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे, पर तुमसे ज्यादा मुझे मुर्दों पर ज्यादा यकीन है, तो इसलिए तुम सभी को भी यही मरना होगा। तो एपिसोड 47 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो चच्चा उन लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर इसके बाद सीन उस जियांग पर जाता है जो उसे गुस्से में बोलता है तुम सिर्फ एक कुर्बानी के बकरे के समान हो, तुझे क्या लगता है हम अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और मरने का इंतजार करेंगे? फिर वो चच्चा बोलता है मैं वो भी कुर्बानी का बकरा, साले नशे करके आए हो क्या? ये बोलकर वह उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है और उन दोनों का एक ही बारी में काम तमाम कर देता है, जिससे वो वही रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। फिर वह जियान बोलती है ये टेक्निक तो नॉर्थन सी ब्लेड सेक्ट की सीक्रेट ब्लेड टेक्निक ईस्ट फ्लो है। फिर वो चच्चा कहता है बिल्कुल सही कहा तूने, हालांकि मैंने अपने बाप की मैडलोइन 9 स्लैश टेक्निक कभी नहीं सीखी, लेकिन फिर भी इस वो टेक्निक के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बाद वह उस पर अटैक करते हुए बोलता है मैं आज तुम्हें मारकर तुम्हारे खून से सेंसियांग मार्शल आर्ट्स का झंडा पेंट करूंगा। लेकिन तभी वो जियान उसके अटैक को आसानी से रोक लेती है। फिर इसके बाद वो गोंग से कहता है अरे भाई गोंग, खड़ा खड़ा क्या मेरा मुंह देख रहा है, जाके उन लोगों का मामला सॉर्ट करके आ, तब तक मैं इसे सेटल करता हूँ। फिर वो गोंग कहता है ठीक है चचा, मैं समझ गया। इसके बाद वो अपनी लाइटविंड स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है जिसमें उसकी तलवार के बहुत से क्लोन बन जाते हैं। तब वह उन क्लोन्स को मैनिपुलेट करके उन लोगों की तरफ भेज देता है। फिर उसमें से एक तलवार सुसिन के साइड से निकल जाती है। फिर वह सोचता है हालांकि मैं और डोंग सेम लेवल पर है, पर इसकी एनर्जी उस फैंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वह मैन उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए अपना बिग स्लैमर का यूज करता है और वो टियान उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए इनविजिबल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। लेकिन उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो दोनों के दोनों वही रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस फैंग को बचाने के लिए उस क्लोन को वहीं खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बाल बाल बचता है। फिर वो उससे कहता है यंग मास्टर फैंग, जल्दी करो और जाकर कहीं छुप जाओ पहले। फिर वो फैंग बोलता है जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा और तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसको भागते देखकर वह सुसिन बोलता है लानत है तुझ पर, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे यहाँ से इतनी आसानी से भागने दूंगा? फिर वो क्लोकमैन बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो, पर सॉरी मैं अपने यंग मास्टर फैंग को डिस्टर्ब होते नहीं देख सकता। फिर वो सुसिन बोलता है अबे मत्था खराब हो गया क्या तेरा? वो फैंग यहाँ तुझे मरने के लिए छोड़ गया है, तो साले तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तू क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? फिर वो क्लोकमैन बोलता है अगर वो यंग मास्टर नहीं होते तो मैं बहुत ही पहले मर चुका होता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समय के लिए जरूर रोक सकता हूँ ताकि यंग मास्टर को यहाँ से निकलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। यह बोलकर वह उस पर अपने एक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसे सुसिन डोज करते हुए बोलता है अबे मूर्ख, अगर तू मरना ही चाहता है तो तेरी ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। इसके बाद वह उस पर एक्सट्रीम वेंजेंस पाम का यूज करता है जिसके एक अटैक से वो वहीं की वहीं बिखर जाता है। फिर वो गोंग हंसते हुए बोलता है वाह भाई सुसिन, कमाल कर दिया तूने, मुझे तुझसे यही एक्सपेक्टेशन थी। अगर मेरा सेंसियांग फॉरेस्ट लीग एस्टेब्लिश हो जाता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे जैसा उसे जरूर ज्वाइन करे। तब सुसिन बोलता है अगर मैं तुम्हारी लीग को ज्वाइन करूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? वह उसको ऐसे बातों में उलझाकर अपने सिस्टम से कुछ खरीदने लग जाता है। बुद्धि देख रहे हो भाई उसकी, इसको कब क्या करना है सब पता है। फिर वो गोंग उससे बोलता है अरे नहीं, वैसे तो मैं सच में तुम्हारे टैलेंट को एडमायर करता हूँ, लेकिन चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद सिस्टम से परचेज कंप्लीट होने का मैसेज ट्रिगर होता है। तब सुसिन कहता है अच्छा सच में, अगर ऐसी बात है ना तो बेटे आज तेरा भी नाश हो सकता है। देखो भाइयों, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये राइटर ही है जो इतने छोटे छोटे एपिसोड बना रहा है, तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं भाई इसमें। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।
एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस गोंग को बातों में लगाकर सिस्टम से कुछ परचेज कर लेता है। वो गोंग उसे मारने की धमकी देता है, पर सुसिन इसके अगेंस्ट में उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह गोंग कहता है, सुसिन तुम्हारा ये अहंकार मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फिर सुसिन कहता है, अच्छा बेटा मुझे घमंडी बोल रहा है तो साले संभालिए मेरा फ्लावर अटैक। उस फ्लावर को देखकर वह गोंग डरते हुए बोलता है, ये तो डिवाइन फ्लावर ट्विस्ट है जो शाओलिन की डेडली टेक्निक में से एक है। आखिर तुम ये टेक्निक कैसे सीख सकते हो? वो बोल ही रहा था कि तभी सुसिन उस फ्लावर को उस पर छोड़ते हुए बोलता है, जब ये फ्लावर खिलता है तो मैं बुद्धा बन जाता हूँ और क्राइम करना कोई गलती नहीं है और ना ही गलती करना कोई पाप। पर फिर भी एट द एंड बहुत से इनोसेंट लोग धूल में बदल जाते हैं। इसके बाद सुसिन उस अटैक को स्वास्तिक में बदल देता है, पर वो अपनी मौत को सामने देखकर उसी जगह फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक डायरेक्ट उस पर हिट होता है और ये हिट इतना भयानक होता है कि वो जमीन पूरी तरह से फट जाती है और वो गोंग वहीं का वहीं चीत हो जाता है। पर इस अटैक के बाद सुसिन के पैर कांपने लग जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर वो सोचता है कि डिवाइन फ्लावर टेक्निक तो इन्फर्नल स्लैश से भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। अगर इस टेक्निक से वो मरा नहीं तो मुझे डर है कि आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है। सच ही कहा है किसी ने कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी की वजह से ही आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो। वैसे उस चचा का इस गोंग को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो मिस जियान इस समय कैसा परफॉर्म कर रही होगी। वो जिंदा बचेगी या नहीं ये उसी पर डिपेंड करता है, उसे जीतना ही होगा। फिर इसके बाद सीन उस जियान पर जाती है जो उस चचा के लोगों से फाइट कर करके थक चुकी होती है। तब वो चचा बोलता है, सच में तुम एलिगेंट सोर्ड सेक्ट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हो, तो डेफिनेटली ये लोग तुम्हें कभी नहीं हरा सकते, लेकिन तुम आज मेरे हाथों जरूर मरोगी। फिर वो जियान कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तुझे हमारी पहली मीटिंग याद है जब तूने मुझसे पूछा था कि मैं एलिगेंट सोर्ड सेक्ट की कौन सी सोर्ड टेक्निक में माहिर हूँ? तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने जिस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को प्रैक्टिस किया है वो है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। ये बोलकर वह उस पर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का यूज कर देती है। उसके अटैक को देखकर वह चचा पूरी तरह से तिलमिला उठता है। फिर वो सोचता है ये कैसे इस पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकती है। ये सोचते सोचते वह वहीं सुरक्षित आ जाता है। फिर उसके बाद सीन सुसिन पर जाता है जहाँ वो सोचता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया इस फोग में, मेरे तो सेंसेस ने ही काम करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर मुझे मिस जियान को ढूंढना है तो मुझे अपने लक के भरोसे ही चलना पड़ेगा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे किसी तरह के डोर दिखते हैं। तभी पीछे से फैंग हंसते हुए बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस सेंट यान का खजाना सच में एग्जिस्ट करता है। अरे सुसिन तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मरा नहीं अभी तक, और वो क्लॉकमैन कहाँ पर है? तब सुसिन कहता है, अरे भाई वो मर चुका है और इसके अलावा वो गोंग भी मर चुका है। तब वो फैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा है अगर वो गोंग मर गया तो, और वो चच्चा उस जियान के साथ फाइट करने में बिजी है। तब 1-2 घंटे तक वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फिर सुसिन कहता है, जिस क्लॉकमैन के बारे में तुम बात कर रहे थे वो तुम्हें बचाते बचाते शहीद हो गया है, तो क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए किसी तरह के इमोशंस नहीं है? फिर वो फैंग हंसते हुए कहता है, अरे काहे के इमोशंस, वो तो हमारी फैंग फैमिली का सिर्फ एक मामूली सा कुत्ता था, पर जो भी है तुमने अभी वो देख लिया है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। तब सुसिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था? तो तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो खजाना यहीं पर है? अरे भाई फैंग कम से कम अब तो अपनी बकचोदी बंद कर ले। वो चचा अभी भी जिंदा है, तू उसे मारने की बजाय मुझे मारने की सोच रहा है। सारे दिमाग का यूज कर और मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर। फिर वो फैंग कहता है, तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो मिस जियान उस चचा को यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आने देगी, और वैसे भी मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि मुझे बाहर आने में थोड़ी सी भी देरी हो रही है तो वो डेफिनेटली मेरे भाई और अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। तब मेरे वरदान सेक्ट के लोग यहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे और इसके बाद ये खजाना भी हमारा ही होगा। तो जिस किसी को भी इस खजाने के बारे में पता होगा उसे यहाँ पर मरना ही होगा, चाहे वो तेरा स्काई फैक्शन ही क्यों ना हो। तब सुसिन सोचता है, ये वरदान सेक्ट जब आएगा तो अपने साथ बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को लेकर आएगा। फिर वो फैंग कहता है, तुम्हारे अलावा वो मिस जियान भी यहीं पर है, और अगर एक बार ये न्यूज बाहर फैल गई तो उसके सेक्ट के लोग भी यहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे, इसलिए उनके पता चलने से पहले ही मैं अपना मुंह चल चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर वो सुसिन सोचता है, वास्तव में मैंने इस खजाने को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है और मुझे तो पता भी नहीं है कि इस समय वो जियान किस हाल में होगी। और इसके अलावा मेरी इंटरनल एनर्जी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। अगर मुझे इस फैंग से फाइट करनी है तो मुझे इसे कुछ और देर तक बातों में जाकर रखना पड़ेगा ताकि मेरी एनर्जी को रिकवर होने में टाइम मिल जाए। तब उसको खड़ा देखकर वह फैंग बोलता है, अरे क्या हो गया, घबरा गया के? देख भाई वैसे मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू उस जियान के बदले मेरा साथ दे दो। तब सुसिन कहता है, तो साले तुम मुझसे चाहता क्या है? मुजरा करूँ तेरे सामने, भीख मांगो तुझसे घुटनों पर आकर? मुझे पता है कि तू मुझे कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि किसी भी सीक्रेट को छुपाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सामने वाले की मौत। तब वह फैंग हंसते हुए बोलता है, अरे भाई सुसिन क्या बात कर रहा है तू, सच में तू बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो तुझसे अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह फैंग अपनी तलवार निकाल कर बोलता है, तो जो भी है इसके बारे में बार बार सोचकर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो सुसिन तैयार हो जा मेरे हाथों मरने के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।